खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 7,62,000 किसानों से 51,74,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जाकर रुपये 11,744 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार तक सुलभ पहुंच के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 28,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही है। वर्तमान में फलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन एवं सब्जियों का उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसे वर्ष 2030 तक क्रमशः 136 लाख एवं 344 लाख मीट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी गतिविधियों के लिए इस वर्ष रुपये 772 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए रुपये 200 करोड़ एवं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए रुपये 152 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। पशुपालन को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादों के हित में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा सुबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध किया जा चुका है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से लगभग 46% अधिक है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इस उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित लगभग 3,000 गौशालाओं में 4,75,000 गोवंश पालन हो रहा है। गोवंश की उपयुक्त एवं गरिमा पूर्ण देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी, जिनमें जैविक खाद, पंचगव्य तथा बायोगैस का उत्पादन होगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए रुपये 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए रुपये 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रुपये 250 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। मत्स्य उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी सात समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर किसानों को ई सेवाएं प्रदान करने के लिए 4,000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्तमान में 17,800 हथकरघों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 88,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए रुपये 1,15,000 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। गरीब कल्याण, मुझे महाकवि रहीम की पंक्तियां स्मरण में आ रही है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होय। हमारी सरकार अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग के लिए बजट प्रावधान को एक शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती। हमारी सरकार इस वर्ग के समग्र कल्याण, उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संपूर्ण संवेदनशीलता व सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% अनुसूचित जनजाति तथा 16% अनुसूचित जाति वर्ग है। प्रदेश में जनजाति समूह की संस्कृति, बोली, रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं आदि विविध और विशिष्ट है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकास खंडों के 11,377 गांवों के कायाकल्प के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 793 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान बाजार की आवश्यकता अनुरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 25-26 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 7,50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। सरदार पटेल कोचिंग योजना अंतर्गत 4,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाए जाने के लिए प्रचलित योजनाओं तथा छात्रवृत्ति कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन, बस्ती विकास, स्वरोजगार आदि को निरंतर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए रुपये 1,651 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, यह खुशी की बात है कि प्रदेश में जीवन प्रत्याशा बेहतर हुई है, परंतु इसका दूसरा पहलू की कार्यशील जनसंख्या की तुलना में वरिष्ठ जनों की संख्या का अनुपात बढ़ रहा है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिक आयु के व्यक्तियों के सुगम, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन यापन के लिए हमारी सरकार पूरी सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। रोजगार के अधिक आकर्षक अवसरों के चलते परिवार के युवाओं का प्रवचन महानगरों की ओर हो रहा है। इससे प्रभावित वृद्धजनों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हेतु भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया प्रारंभ किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में 54 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, माता पिता भरण पोषण योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना आदि में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रुपये 2,857 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 5,25,00,000 हितग्राहियों को रुपये 22,800 करोड़ का 66,25,000 मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 93% हितग्राहियों का ई-KYC किया जा चुका है। प्रदेश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा श्रम क्षेत्रों की सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए पुराने एवं अप्रासंगिक हो चुके
29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 नवीन श्रम संहिताएं अधिसूचित की गई है। हमारी सरकार ने कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किए हैं। श्रमिक व श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को निरंतर रखा गया है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को बेहतर व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों के निकट 5,772 बेड्स क्षमता के हॉस्टल निर्माणाधीन है। इससे क्षेत्र में जन निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रम विभाग के लिए रुपये 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण व सुरक्षा में सहायक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 करोड़ 54 लाख तथा अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन है। शासन द्वारा आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46,63,हजार परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस भूमि की रजिस्ट्री संबंधी परिवार के पक्ष में कराई जाएगी। इस हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत रुपये 3,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा कल्याण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युवाओं का से आह्वान है, दृढ़ निश्चय के पवित्र भाव से स्वनयनों में विश्वास जगा, लक्ष्य बेहतर आना होगा, अंतस को उकसाना होगा। कार्यशील जनसंख्या का बढ़ता अनुपात प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के अवसर प्रदान करता है। हमारी सरकार युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर एवं उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा नई पीढ़ी के सृजनात्मक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी सरकार ने नवीन शैक्षणिक संस्थाओं को प्रारंभ करने के साथ पूर्व से संचालित संस्थाओं में उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था एवं अधोसंरचना सुनिश्चित कर रही है। विद्यालयों को बिजली आपूर्ति, इंटरनेट सुविधा एवं स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएमसी योजना अंतर्गत 799 विद्यालय एवं 294 सांदीपति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विद्यालयों तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को 4,85,000 साइकिलें प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 94,300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। विद्यालय भवनों के संधारण एवं रखरखाव के कार्य भी योजनाबद्ध रीति से किए जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सांदीपनी विद्यालय में रुपये 3,892 करोड़, साइकिलों का प्रदाय योजना में रुपये 210 करोड़, पीएमश्री योजना में रुपये 530 करोड़ तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना में रुपये 100 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित कुल 25,439 विद्यालयों में Here's the reality. Your college degree took प्रधान व्यवसायों में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा साहसिक खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण है। बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को और परिणाम मूलक स्वरूप देकर 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इस योजना के लिए रुपये 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रदेश में 2949 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण तथा 31,425 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से 24,662 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किए जाने की स्वीकृति एवं 1,360 शासकीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 16 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। इसके साथ ही नेक मूल्यांकन अंतर्गत 205 महाविद्यालय नेक एग्रीगेटेड हो चुके हैं। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 31 नए भवनों के निर्माण तथा 96 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा सुलभ एवं रोजगारोन्मुखी हो। विश्वविद्यालयों में संचालित इंक्यूबेशन केंद्रों में एक वर्ष में 174 स्टार्टअप आरंभ किए गए हैं तथा एक वर्ष में 22 पेटेंट कराए गए हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की महत्ता एवं उपयोगिता में निरंतर वृद्धि रही है। तकनीकी क्षेत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 26% की उत्साहजनक वृद्धि हुई है। प्रदेश के समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में वाईफाई कैंपस एवं स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का परिसर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में प्रारंभ किया जा चुका है। वर्ष 2025 में अब तक आयोजित 608 रोजगार मेले तथा युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से 85,000 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। महोदय, खेल गतिविधियां स्वस्थ मनोरंजन के साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार के युवाओं की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत एवं 26 कांस्य पदक एवं राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत तथा 118 कांस्य पदक प्राप्त कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। युवाओं की खेल अभिरुचियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं को हमारी सरकार ने विगत 2 वर्षों में विस्तारित किया है। हमारी सरकार ने सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्व सुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना उपकरण व प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। प्रदेश में 4 हॉकी टर्फ तथा 30 खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में के लिए रुपये 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। नारी कल्याण, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की है। महिला स्व सहायता समूह शासकीय सेवा तथा जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका, टोल नाके तथा पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसायों में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा साहसिक खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण है। बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को और परिणाममूलक स्वरूप देकर 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इस योजना के लिए रुपये 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में 2,949 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण तथा 31,425 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से 24,662 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत
स्मार्ट एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर एवं खिलौने प्रदान किए जाने के साथ पोषण वाटिका का निर्माण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी स्थापना की जा रही है। पोषण 2.0 अंतर्गत मातृ पोषण, नवजातों एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर कुपोषित शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदान किया जाएगा। वर्ष 26-27 में इस योजना अंतर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों हेतु इस योजना का आकार रुपये 6,600 करोड़ है, जिसमें से इस बजट में 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नारी स्वाभिमान एवं स्वनिर्भरता की प्रतीक लाडली बहना योजना में वर्तमान में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,25,00,000 है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लाडली बहनों को प्रतिमाह देय राशि रुपये 1,250 से बढ़ाकर 1,500 किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 51,76,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 210 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 386 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक कुल 41,767 स्व सहायता समूह एवं 4,165 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा श्रम शक्ति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने और प्रदेश के नौनिहालों को पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ियों में 19,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में 6,28,23,000 गैस सिलेंडर रिफिल कर सहायता की गई है। नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 1,27,555 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण महोदय, उत्तम अधोसंरचना का प्रदेश के विकास में बहुआयामी योगदान है। इससे उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, व्यापार फलता फूलता है, परिवहन सुविधाएं सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विस्तार की दिशा में निरंतर सुनियोजित कार्य कर रही है। आज प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है, गांव-गांव में पेयजल पहुंचा है, 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। महोदय, यह आंकड़े स्वयं यह स्थापित कर रहे हैं कि फल कहीं काफी नहीं होते, आसमान तक पहुंचने के लिए जुनून, जज्बा और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। कृपया बैठिए, वित्त मंत्री जी का भाषण पूरा होना दीजिए। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारे प्रदेश का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के अनुपालन, अपेक्षित सुधार करने एवं चिन्हित योजनाओं को SNA स्पर्श पर ऑन बोर्ड करने से प्रदेश को रुपये 13,500 करोड़ की राशि का मिलना संभावित है। किसान कल्याण वर्ष की सार्थकता के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार के बृहद कार्य किए जा रहे हैं। नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले जल अपव्यय को रोका जाए। इस हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।
प्रदेश में 40 बृहद 60 मध्यम एवं 273 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 27,17,000 किसान लाभान्वित होंगे। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के महाअभियान का संकल्प लिया है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से 5 बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य प्रगतिरत है। रुपये 44,605 करोड़ की केन बेतवा लिंक अंतर्राज्यीय परियोजना से प्रदेश में 8,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 44 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। पत्ने 12वां सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत पत्ने परियोजना से 1,35,000 हेक्टेयर तथा 11वां परियोजना से 1,15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। रुपये 35,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध परियोजना से 6,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 43 लाख नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 14,742 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 2,190 किलोमीटर सड़क के निर्माण तथा उन्नयन 992 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 30 पुलों तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 करोड़ लागत के कार्य जिनमें प्रमुख रूप से 6 लेन कोलार रोड, भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर तथा दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर पूर्ण किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवरब्रिज, अटेर जेतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा महाकाल रोपवे के निर्माण सम्मिलित है। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाया गया। विगत 2 वर्षों में इस मॉडल के अंतर्गत रुपये 12,676 करोड़ अनुमानित लागत की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। विगत बजट भाषण में घोषित मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी बसाहट है जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से पहुंचने हेतु सड़क उपलब्ध नहीं है के लिए 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 1,766 पुल तथा पुलियों के निर्माण की रुपये 4,572 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 12,690 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश की जल जीवन मिशन हर घर जल के संकल्प के साथ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 24,411 ग्राम हर घर जल घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5,75,000 हैंडपंपों के माध्यम से ग्रामीण बसाहतों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,93,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। समूह जल प्रदाय परियोजनाओं के संचालन के विद्युत व्यय को कम करने के उद्देश्य से जन निजी भागीदारी मॉडल पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। कृपया बैठिए। नलकूपों के अनुरक्षण के लिए रुपये 104 करोड़, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 165 करोड़, पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना के लिए रुपये 53 करोड़, सिंचाई एवं पेयजल योजना के सौर ऊर्जीकरण के लिए रुपये 156 करोड़ तथा जल जीवन मिशन के लिए रुपये 4,454 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश गहन अंधकार से विपुल प्रकाश की स्थिति में आ चुका है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। प्रदेश अब ऊर्जा उपलब्धता में आत्मनिर्भरता के साथ अन्य राज्यों को भी बिजली निर्यात करने की क्षमता रखता है। प्रदेश में भविष्य में विद्युत की बढ़ती आवश्यकता के दृष्टिगत 660 मेगावाट क्षमता की एक इकाई अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में स्थापित की जा रही है। इन परियोजनाओं का वित्तीय आकार रुपये 23,000 करोड़। इसके अतिरिक्त पुराने हो चुके ताप एवं जल विद्युत गृहों की क्षमता एवं जीवन काल में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारी सरकार वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए योजनाबद्ध रीति से कार्य कर रही है। प्रदेश के निवेश सुगम वातावरण के कारण 170 मेगावाट क्षमता की नीमच सोलर परियोजना हेतु मात्र ₹2.15 प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई है। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं चिन्हित की गई है, जिनमें किसानों एवं स्थानीय उद्यमियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। समस्त शासकीय भवनों पर विकासक के माध्यम से रूफटॉप कोर्स परियोजना प्रचलित है। राज्य में निरंतर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 24 घंटे फ्लैट ब्लॉक नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति परियोजना प्रस्तावित है, जो विश्व की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 34,065 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल आपूर्ति तथा नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं के कार्यों की निरंतरता, गति तथा समय सीमा में पूर्ण किए जाने के लिए वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास के लिए नवाचारी वित्तीय उपकरणों का उपयोग कर पूंजीगत निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पूंजीगत व्यय का एक भाग गैर बजटीय साधनों से जुटाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत विभिन्न वित्तीय उपकरणों यथा इनवेट, रिट तथा वैल्यू कैप्चर फंड आदि का उपयोग परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। सामाजिक सेवा प्रदाताओं को सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड शीघ्र ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों की निर्भरता मुख्यतः राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों पर है। प्रदेश के विकास तथा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में इन संस्थाओं की भूमिका को और व्यापक तथा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी, सड़क विकास निगम, मेट्रो रेल आदि संस्थाओं के माध्यम से रुपये 17,350 करोड़ का पूंजीगत व्यय संभावित है। इस प्रकार प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रभावी पूंजीगत व्यय रुपये 1 लाख करोड़ से अधिक होगा। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण वर्ष 2005 उद्योग और रोजगार वर्ष रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अहर्निश प्रयासों से यह साल उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में व्यापक बदलाव का साक्षी बना है। प्रदेश में देश एवं विदेश से निवेश आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, इंटरेक्टिव सेशन आदि से औद्योगिक विस्तार एवं निवेश का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश में गत 2 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल रुपये 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से रुपये 8,63,000 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। औद्योगिक विकास एवं निवेश को आकर्षित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम 2025 तथा उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। इसके साथ ही बृहत श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित
करने तथा निवेशकों के लिए एक समग्र परिस्थितिकीय तंत्र मुहैया कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 एवं मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट संवर्धन नीति 2025 भी जारी की गई है। प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 5 IT पार्क, प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर, प्लेटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप विकासाधीन है। रुपये 2,360 करोड़ लागत की इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास उद्योग और निवेश की गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 1,500 एकड़ से अधिक भूमि पर सागर से औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। देश को टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश में 23 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें से 4,50,000 विनिर्माण इकाइयां लगभग 36 लाख रोजगार सृजित करती है। विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 16,491 युवाओं को रुपये 1,134 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई है। 6,670 स्टार्टअप में महिलाओं द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्टार्टअप है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ग्वालियर के मिंट स्टोन एवं छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिकरण क्षेत्र में रुपये 5,957 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मानव की पूंजी है। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह अवगत कराते हुए खुशी है कि डिजिटल स्वास्थ्य पहल वाले अग्रणी प्रदेशों में हमारा प्रदेश है। प्रदेश के 55 जिला चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 28,000 बिस्तर उपलब्ध है। नहर मोहगंज एवं पाटुना में नए जिला चिकित्सालयों की स्थापना की कार्रवाई प्रचलन में है। प्रदेश में पहली बार जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं के 228 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 5 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम की 2,275 सीट से बढ़ाकर 2,850 एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,262 सीट से बढ़ाकर 1,468 सीट हो गई है। इंदौर, रीवा एवं सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के साथ भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का नवाचार कर रही है। प्रदेश में जन निजी भागीदारी के आधार पर धार, बैतूल एवं पन्ना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है तथा 9 चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर में प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सकों के 3,850 पदों तथा नर्सिंग अधिकारियों के 1,256 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बहुप्रशंसित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 15,48,000 आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजना अंतर्गत
1118 शासकीय चिकित्सालय एवं 720 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 2139 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निदान एवं उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना